हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। गाइस, आज मैं अपनी ज़िंदगी की वो सच्चाई आपके सुनाना चाहती हूँ और आपके साथ अपने दिल का हाल शेयर करना चाहती हूँ कि जिस हकीकत को मेरी शायद मेरे अपने भी नहीं जानते। एक जो औरत अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती है एक माँ के गर्भ से, एक बेटी बन के, एक बहू बन के, एक माँ बन के, एक सास बन के और एक बीवी बन के, शायद वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में अधूरी रही हैं। ये दर्द मैं आपके साथ अपना फैमिली और अपना समझ के बाँट रही हूँ कि मैं आपको सुनाना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी की हकीकत जो कि मैंने फ़ेस करी है। ये शुरू होती है उस टाइम जिस टाइम मेरी मम्मी की शादी होती है एक गांव में, क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरी मम्मी के 3 भाई बहन थे। तो एक मेरी खाला जो थी वो पढ़ी लिखी थी, मेरे मामू पढ़े लिखे थे, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी। बहुत सीधी थी मेरी मम्मी, है मतलब माशाल्लाह से अभी है मेरी मम्मी बहुत सीधी और बहुत मतलब चालाक की जो होती है औरतों में, वो मेरी माँ के अंदर नहीं थी और आज भी नहीं है उनके अंदर। तो मेरी जो नाना थे उन्होंने मेरी माँ की शादी एक गांव में करी, जो कि संभल के पास एक गांव है डींगरपुर। वहाँ मेरी माँ की शादी हो गई। शादी के कुछ चंद दिन गुज़रे, महीने गुज़र गए और 5-6 महीने या 7 महीने के बाद, इतना भी मुझे शायद याद नहीं रहा, तो अपने माँ के गर्भ में मैं आई और मेरी माँ बड़ी खुश थी। मेरे पापा भी बहुत खुश थे, जो कि ज़िम्मेदार थे, अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छी थे, मतलब ज़िम्मेदारा था, खेती बाड़ी थी, अच्छा घर था। अपनी माँ के गर्भ में मैं आई, लेकिन मेरी माँ शहर की रहने वाली थी, गांव की हकीकत को नहीं जानती थी, गांव की रस्म व रिवाज को नहीं जानती थी। खेती बाड़ी, चूल्हा चक्की, ये जो होती हैं गाँवों की चीज़ें, ये नहीं जानती, क्योंकि अब से 55 साल पहले घरों में ये सब अनाज पिसता था, घरों में ये चावल को कूटते थे, घरों में मतलब काफ़ी चीज़ें जो बिजली के इलेक्ट्रिशियन चीज़ें नहीं थी जो आजकल हो गई है। हर कुछ बाज़ार में हो जाता, पहले सब कुछ घर में ही सब लेडीज़ें करती थी। वो मेरी माँ नहीं जानती थी, क्योंकि वो एक शहर की पली हुई थी। गाँव का उनको कुछ भी नहीं, अलिफ से बे तक भी नहीं मालूम था गाँव में क्या होता है। तो मेरी माँ के साथ बहुत प्रॉब्लम आई वहाँ पे। जो मेरी दादी या मेरी फूफो थी, वो बहुत मेरी माँ को परेशान करती थी कि तुमसे ये नहीं आता, तुमसे चूल्हे पे रोटी बनानी नहीं आती, तुमसे धान कूटने नहीं आते, तुमसे आटा पीसना नहीं आता। तो मेरी माँ बहुत सीधी थी, बहुत कम उम्र की में शादी मेरे नाना ने कर दी थी। बहुत परेशान मेरी माँ रहने लग गई थी। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब मैं घर में अपनी मम्मी के थी, तो मेरे नाना उनको ले आए। तो जब मेरे नाना ले आए तो मेरे नाना को मेरी मम्मी ने बताया कि इस तरीके से मुझे वहाँ फ़ेस करनी पड़ती चीज़ें। आपको मालूम था कि मैं नहीं जानती हूँ ये चीज़ें, तो आपने मेरी शादी गाँव में नहीं करनी थी। खैर कोई नहीं, हमारे नाना ने सोचा हो जाएगा, धीरे धीरे सब सीख जाएंगी, ये हो जाएगा। उसके बाद मेरी मम्मी का जो परेशानियाँ थी वो बढ़, और जो मेरा अब्बा थे वो तो चाहते थे कि वो मेरी मम्मी को ले जाएं, लेकिन जो मेरी दादी और मेरी फूफी थी वो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो खेत घर का काम जो होता है किसानों का, वो मेरी मम्मी नहीं जानती थी। और उन्हीं दौरान फिर मैं भी आ गई थी घर में, तो वो नहीं चाहती थी कि ये आए। तो वही बात में बहसम बहस मेरे नाना से और उनसे हो गई, और उसके बावजूद बस मेरे नाना से बहसम बहस होने लगी और मतलब बात संभली नहीं है। बात यहाँ तक पहुँची कि मेरी मम्मी की तलाक हो गई। तलाक हो गई, मैं गर्भ में थी 6-7 महीने की। कोई नहीं, मेरी मम्मी बहुत रोई और बहुत मतलब, एक इंसान का एक घर उजड़ता है, एक चिड़िया का भी घोंसला तोड़ता तो वो भी बहुत रोती है। तो मेरी मम्मी बहुत रोई, पर क्या करें, बेबस थी, क्योंकि उधर
उधर उनको सुकून भी नहीं था और उधर अपने माँ बाप का कहना भी मानना था, क्योंकि उनको लग रहा था हमारी बेटी को वहाँ पे सुकून और खुशियाँ नहीं मिल रही। चलती रही ज़िंदगी। पैदा हुई मैं 2 महीने के बाद, और उसके बाद फिर मेरी मम्मी मेरे नाना के घर रही, मतलब 2 साल 2.5 साल तक वहीं रहीं। उसके बाद फिर एक रिश्ता मेरे नाना को किसी ने बताया कि तुम अपनी बेटी की शादी करोगे तो हम एक रिश्ता बताते हैं। फिर मेरे नाना ने वही दोबारा गलती कर दी कि मेरी मम्मी को एक गांव में फिर वो राज़ी हो गए, जो कि मेरे पापा पहले से शादी, जो दूसरे पापा बनने वाले थे वो शादीशुदा थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। ऑलरेडी उनके 3 बच्चे और थे। पता नहीं मेरे नाना को क्या सूझी कि मेरे नाना ने फिर मेरी माँ की शादी एक गांव में कर दी, और जो वहाँ से मेरी ज़िंदगी में उधार के रिश्ते शुरू हुए वो आज तक मेरी ज़िंदगी में हैं। ज़िला बिजनौर के पास एक सहसपुर है, कस्बा सहसपुर सिवारा, वहाँ मेरी मम्मी का निकाह हो गया और मेरी मम्मी वहाँ चली गई और मैं भी साथ में गई, जो कि मेरे ऊपर एक टैग लग गया कि साथ की आई भी है, सौतेली लड़की है, साथ की आई भी है। वहाँ से जो मेरी ज़िंदगी पे एक कहते हैं ना ठप्पा लगा है, आज तक मेरी ज़िंदगी में लगा हुआ है। मेरी मम्मी चली गई वहाँ पे, मैं तो बहुत छोटी थी, इतनी मुझे समझ नहीं थी, मैं भी चली गई साथ में। मेरी मम्मी बताती हैं कि जिस टाइम वो वहाँ पहुँची तो वहाँ गांव वाले मेरी मम्मी को तो कम और मुझे देखने ज़्यादा आ रहे थे कि साथ में एक लड़की लाई है, साथ में एक लड़की लाई। मेरी मम्मी साथ में एक लड़की लाई है वो सब देख रहे थे, और 3 बच्चों पे मेरी मम्मी आई है वो किसी को नहीं पता था। कोई नहीं, वो हो चलती रही ज़िंदगी, चलती रही। मैं भी धीरे धीरे बड़ी होती रही, लेकिन मेरे जो नाना थे वो ज़्यादातर मुझे अपने साथ पास में रखते थे, बहुत कम भेजते थे वहाँ पे। अपने साथ ही मेरी नानी, मेरी नाना और मेरी ये खाला कवारी थी, वो मुझे अपने साथ ही रखती थी। बहुत कम मेरी मम्मी को बहुत याद आती थी तो ले जाती थी, पर नहीं लेके जाती थी मुझे, मैं वहीं मुरादाबाद में रहती थी ज़्यादातर। चलती रही ज़िंदगी, चलती रही। मैं भी बड़ी होती रही, कुछ दिन यहाँ रही, कुछ दिन नाना के पास, कुछ दिन गांव में, कुछ दिन नाना के पास, कुछ दिन गांव में। ऐसे करते करते ना मेरी पढ़ाई हुई, ना मेरा कोई भविष्य बना। मैं अभी वही रही कि धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। कभी मैं माँ के पास आई तो कभी मैं नाना नानी के पास आई, कभी मैं माँ के, कभी नाना नानी के। बस मेरी ज़िंदगी इसी तरीके से चलती रही। उसके जद्दोजहद में मेरी जो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुई, क्योंकि मैं एक जगह रही नहीं तो पढ़ाई लिखाई मेरी होती कैसे। जब मैं काफ़ी होशियार हो गई, बड़ी हो गई, तो फिर मेरे जो अब्बा थे वो मुझे वहाँ रोकने लगे, क्योंकि उनका जो काम वाम था, दूध और मिठाई का काम, दुकान थी उनकी, तो उनको लगता था कि ये मेरी हेल्प करेगी, करने लगी थी। मतलब मैं वहाँ जाती थी तो मैं अपने अब्बा की हेल्प करती थी, दूध दूध का उनका हाथ बटाती थी, उनका दुकान का काम करती थी। तो उनको, क्योंकि आजकल आजकल क्या, पहले भी जो इंसान मेहनत करता है या काम करने वाला होता है उसकी हर जगह पूछ होती है, वही मेरे साथ भी था। अब मैं ननिहाल में आती थी तो मेरी खाला, मेरी ये सब मुझे पूछते थे, क्योंकि मैं मेहनती बहुत थी। शुरू जब मैं होशियार हुई तो बस मैंने अपनी आँख मेहनत पे खोली है, और जो कि आज तक भी कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी बना हुआ है। मेहनत करती थी तो मेरे पापा भी मुझे पूछते थे कि, मतलब नहीं भेजते थे वो मुझे मुरादाबाद। दुकान में मैं उनकी हेल्प करती थी, क्योंकि उनका एक बेटा था, 2 बेटियां थीं, तो वो इतना नहीं, वो पढ़ाई वगैरह करते थे। तो जो मेरे यहाँ दिल्ली में रहते हैं भाई बड़े, पढ़ाई वगैरह करते थे, वो हेल्प नहीं करते थे, तो मैं अपने अब्बा की हेल्प करती थी। बाग में भी कोई काम है, बाग थे, या दुकान में कोई काम है, दूध लाना, भैंसों का दूध बेचना है, ये सारे काम मैं जो थे करती थी। रात को 9-9 बजे तक दुकान पे रहती थी, तो इसलिए मेरी ज़िंदगी जो थी बस इसी तरह कट रही थी। उसी दौरान मेरी मम्मी को भी बहुत परेशानियां थी मेरी वजह से, कि एक तो टैग था मेरे ऊपर के साथ की आई भी है, दूसरा मेरी मम्मी के सौतेले बच्चे और भी थे। जो मेरा सबसे बड़ा भाई था, मेरे अब्बा का पहला बेटा, वो उस टाइम छोटा था, तो मेरी मम्मी के पास नहीं रहते थे, क्योंकि उनकी बहनें रहने नहीं देती थी। उनके दिल में पता नहीं क्या क्या डालती थी कि मत जाना, सौतेली माँ है, जहर दे देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। उसी चक्कर से मेरा भाई जो मेरे हमारी अम्मी के पास नहीं रहा, जबकि मेरी मम्मी बहुत प्यार करती थी, नहीं रहता था। उसी दौरान फिर मेरे मम्मी के एक बेटी पैदा हुई, जो कि मुझसे छोटी हुई। वहाँ वहाँ की तो पहली थी, पर वो मुझसे छोटी थी। वो पैदा हुई, थोड़े दिन के बाद वो ख़त्म हो गई।
उसके बाद और भाई बहन मेरे हुए, 3 बहनें और 1 भाई, 2 भाई मेरे हैं और एक मेरा बड़ा भाई, 3 भाई हैं। 4 बहन मेरे समेत 4 बहनें हो गई और मेरे 3 भाई हो गए। मेरी मम्मी ने बड़ी मुसीबतें उठाई वहाँ भी, पर मेरी मम्मी ने भी ठान लिया था कि अब मैं ना अपने मैके में कुछ कहूँगी, नहीं ना यहाँ कुछ कहूँगी, जो भी मेरे ऊपर बीतेगी मैं सहूँगी। अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर मैं अब कुछ अपने बाप से कहती हूँ तो फिर वो कुछ और ना करा छुड़ाई की। तो इसलिए मेरी मम्मी ने इतनी वहाँ पे परेशानियाँ, इतनी मुसीबतें, मतलब जो कि आप फेस कर सकते हैं कि एक सौतेली औलादों के साथ एक माँ का क्या हाल होता है और माँ के साथ सौतेली औलादों का क्या हाल होता है, वो मेरी मम्मी के साथ फेस आई। बहुत मुसीबतें उठाई मेरी मम्मी ने, बहुत ज़्यादा मुसीबतें उठाई, जो कि मैंने अपनी आँखों से देखी हैं। मैंने अपनी आँखों से देखी हैं वो मुसीबतें अपनी माँ की, अपनी माँ को पीटते हुए, अपनी माँ को जलती हुई लकड़ियों से पीटते हुए, भूख से मिटते हुए मेरी माँ को। घर की परेशानी मेरी माँ को थी, मेरी माँ के पास घर नहीं था वहाँ पे रहने के लिए, जबकि मेरे ताया बहुत पैसे वाले थे, पर मेरी माँ के लिए घर नहीं था वहाँ पे। मेरी माँ आज इस बर्तन लेके इसके घर में, आज बर्तन लेके उसके घर में, आज बर्तन लेके इसके घर में, आज बर्तन। मेरी माँ यूँ ही घूमती रहती थी लोगों के घरों में। किराया वराया तो कोई नहीं लेता था, पर हाँ वैसी रहती थी, पर मेरी माँ का घर नहीं बना। लास्ट में मेरे ताया ने एक घर लेके दिया था मेरी मम्मी को, जो कि देखा कि बहुत परेशान हो रही है, बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को लेके घूमती रहती है इधर उधर इधर उधर। तो लोगों ने कहा कि हमारा बड़े ताया का नाम छुट्टन ताया था, तो उनको बोला, तो फिर उन्होंने छोटा सा घर लेके दिया था जो कच्चा था बना हुआ। मेरी मम्मी उसमें रही, जो कि अब उनके पास वो अब है नहीं, वो भी छिन गया उनसे। कोई नहीं, मेरी माँ ने बहुत परेशानियाँ उठाई, बहुत मुसीबतें उठा के हमें पाला है और भाई बहनों को पाला है। मैंने ज़्यादा फेस किया और मैं उस दर्द को अपनी माँ की समझती हूँ, क्योंकि आज मुझे भी वही दर्द है। कोई नहीं, मैं बड़ी हो गई, बड़े होते होते रिश्ते आने लगे मेरी खाला की तरफ, हमारे ननिहाल की तरफ से रिश्ते आने लगे। पर मेरी माँ की वो हालात नहीं थे कि मुझे एक शरबत का प्याला पिला के मुझे रुखसत करती। मेरी माँ के पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब रोटी भी नहीं थी टाइम से खाने के लिए। उन हालातों में मेरी माँ ने मुझे पाला, होशियार हुई, मैंने मेहनत बहुत करी वहाँ पे गांव में, इतनी मेहनत करी, मैं कोई काम नहीं छोड़ती थी, जो भी काम मुझे मिल जाता था मैं करती थी, और अपने घर के अपने भाई बहनों की मदद करके उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इस कोशिश में लगी रहती थी कि मेरे भाई बहनों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, भूखे ना रहें। मैंने बहुत काम करे, मैंने चारपाइयाँ बुनी, मैंने घरों में पेंट करे, मैंने मिर्चें तोड़ी, मैंने सिलाइयाँ करी, मैंने जो भैंसों की वो जो ओढ़ने वाली झूले होती वो बनाई, बहुत काम किया मैंने। मैं गिनती नहीं क्या कराऊँ, मैं भूल गई मैंने खुद कितनी मेहनत करी है सिर्फ अपने भाई बहनों के लिए कि ये पल जाए किसी तरीके से। उन्हीं दौरान मेरी रिश्ते आने लगे, तो फिर मेरी जो बड़ी खाला है उन्हीं के घर में ज़्यादातर फिर रहने लगी। यहाँ गांव में बहुत कम रुकती थी मेरी खाला के, क्योंकि उनके बच्चे बड़े थे, वो स्कूल वगैरह जाते थे, तो मेरी खाला अकेली रहती थी, तो मुझे कभी छोटी खाला के पास, कभी बड़ी खाला के पास, ऐसी नानी नाना मेरे गुजर चुके थे, तो उन्हीं के पास फिर मैं रहने लगी। वहीं पर मेरा रिश्ता आ गया, रिश्ते से आए तो निकाह हो कर दिया मेरी खाला ने, जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने ले दे के मुझे रुखसत कर दिया। रुखसत हो गई एक दिल में अरमान लेके कि शायद आने वाला वक्त मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, जो आज मैं ठोकरे धक्के खा रही हूँ, अल्लाह मेरा भी कोई एक घर बना देगा। लेकिन वो सब उल्टा हो गया। जो सोच के मैं जो सपने सजा के आई थी अपने ससुराल, वो सब उल्टा पड़ गया। शादी हुई, शादी होने शौहर जो थे मेरे हस्बैंड वो दिल्ली में रहते थे, मेरी शादी मुरादाबाद में हुई। वो दिल्ली में ऐसे रहते थे कि माँ बाप तो उनके मुरादाबाद रहते थे, वो दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेकिन वो जहाँ जिनके ऑटो रिक्शा चलाते थे उन्हीं के पास रहते थे, ना कोई उनका घर था, ना कोई द्वार था, ना कुछ था उनके पास में। कोई नहीं, हमें इस चीज़ का नहीं पता था। हमारी सास ने जो भी धोखाधड़ी झूठ झाट बोल के हमारी खाला से और उनको बहका दिया, पता नहीं क्या करा, अल्लाह ही जाने। मेरी खाला ने हाँ भर दी। मेरी माँ बहुत सीधी थी ना, मेरी माँ के पास कुछ था जो मेरी माँ आगे बोलती है क्या, तो मेरी माँ ने भी बोल दिया कि चलो है तो अच्छा, तुम अच्छा कह रही हो, आप जान तो पढ़ दो। मैं इसमें अपनी खाला को भी दोषी नहीं ठहराती, मैं अपनी माँ को ठहराती। ये मेरी तकदीर का दोष था, जो मेरी किस्मत में लिखा था वो मुझे मिला। शायद निकाह हो गया मेरा, ससुराल चली गई, बहुत दिलों में अरमान और आँखों में सपने सजा के गई वहाँ पे। 5-6 दिन मेरे शौहर रहे, उसके बाद वो दिल्ली वापस आ गए। दिल्ली वापस आने के बाद फिर वो
15 या 16 दिन के बाद फिर वापस वो मुरादाबाद आए। मुरादाबाद आए जब वो, तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम इनको बोलो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि वो जानती थी कि ये कमाता माता कुछ है नहीं और ये शादी करके तो मैं ले आई हूँ, तो हो सकता है मेरे पास रह के मेरे ऊपर बोझ ना बने, तो इसलिए इसको साथ भेजो। अब बहुत छोटी, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी मेरी, कम उम्र की थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, गाँव की पली लिखी पे इतनी चालाकी है, इतनी होशियारी नहीं थी कि दिल्ली जैसे शहर में मैं रह लूँ। कोई नहीं, वो उन्होंने कहा मुझे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मम्मी बोल रही कि साथ में चलो। वो मना भी कर रहे थे कि अभी वहाँ पे कुछ है नहीं, घर वर नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी मेरी सास ने मुझे भेज दिया, जबकि यहाँ ना कोई घर था, ना कोई उनका कोई सहारा था, ना कुछ था। वो तो खुद दूसरे के घरों में रहते थे, काम करते थे, गाड़ी चलाते थे, जिनको उनके घर में रात को सो जाते थे। मेरी सास ने मुझे भेज दिया। जो मेरी खाला ने 2-4 बर्तन रज़ाई बिस्तर दिए थे, वो मैं लेके और मैं दिल्ली आई। दिल्ली जिस टाइम आई तो ना कोई यहाँ घर, ना कोई मकान, ना कुछ। जिनके घर रहते थे उन्हीं के घर वो मुझे लिया। अब मैं बड़ी परेशान कि अल्लाह, शादी भी है तो मेरा हो गया, मेरा कोई घर बार भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। जो मैं दिल में अरमान सजा के आई थी कि मेरा एक घर होगा, मेरा एक शौहर अच्छा होगा, सब कुछ होगा। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 3-4 दिन वो एक घर शकरपुर में रहे। फिर उसके बाद फिर मुझे वो पटेल नगर ले गए, जो पटेल नगर वालों की गाड़ी चलाते थे, वो ममता नाम थे उन लेडीज़ का। वहाँ ले गए, वहाँ रही मैं 4-5 दिन। वहाँ से फिर वो मुझे इधर सिलमपुर साइड में लिया है। वहाँ पे एक थी, इनके बाप बने हुए थे, एक सलीम नाम के थे, उनके पास शमीम नाम था, सॉरी। वहाँ लाया, वहाँ मैं उनके घर रही कोई 1 आध हफ्ता। फिर लास्ट में मैं जब बहुत परेशान हो गई लोगों को घर रह रह के, तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा ऐसा है कि मैं ऐसे कैसे सब हफ्ता हफ्ता 4-4 दिन मुझे इधर उधर रख रहे हैं आप, या तो मुझे घर लो आप किराए का, या तो आप रहने का ठिकाना बनाओ, नहीं तो फिर मुझे छोड़ के आ जाओ मुरादाबाद। मैंने फिर उनसे ज़िद करी और मैं बहुत रोने लगी, रातों को रोती थी और ऐसा लगता था, घबराहट होती थी दिल पे, अजीब सा ही लगता था। एक अकेला, एक ऐसे माहौल में रहती थी कि हिंदवानी माहौल था, जो कि मैं कभी जानती नहीं थी। हमारा अपना हिसाब अलग था और इन लोगों का अलग था, पंजाबियों का। मुझे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि इनके क्या रस्में, क्या रिवाज, कैसे हिसाब किताब, तो मेरी समझ में नहीं आती थी इनकी चीज़ें। कोई नहीं, फिर मैंने कहा तो किसी से बात करी, तो हमने सीमापुरी में वहाँ पे एक इन्होंने कमरा किराए का लिया और वहाँ फिर अपना सामान वामान लेके मैं चली गई। वहाँ रही, उसी दौरान 1 महीना हुआ, 2 महीना हुए, 3 महीने, 2-3 महीने के बाद ये लड़की मेरे पेट में आ गई। उसी दौरान मुझे पता लगा कि मुझे किसी ने बताया कि ये ड्रग्स लेते हैं। मुझे तो नहीं मालूम था ये ड्रग्स और नशा क्या होता। हमारे वहाँ तो कोई ऐसी, हमारे परिवार में नहीं था। फिर मेरा अब्बा बीड़ी पीते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था हमारे। और हमारे नाना बीड़ी पीते थे, तो हमें तो ये तो पता था कि हाँ आदमी लोग बीड़ी पीते हैं, पर ये नहीं पता था कि ड्रग्स, नशा, शराब, गांजा ये क्या होता है। मैं तो पहली बार सुना था ये क्या चीज़ है। कोई नहीं, मुझे तो मालूम नहीं था क्या था। पड़ोसी मुझे कहते थे ये ड्रग्स लेता है, ये 6 महीने जिएगा, ये साल भर जिएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये बड़ा ख़तरनाक नशा। इतना दिल मेरा घबराए, अल्लाह मैं परदेश में हूँ, मेरा कोई अपना है ना बेगाना है, या कोई नहीं है। मैं मतलब मेरा बड़ा भाई भी दिल्ली आ चुका था कि वो रहता था कि ना मलकागंज, मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ रहते हैं। अब मैं बड़ी परेशान कि मेरा कोई भी नहीं है यहाँ, और इस तरीके से पड़ोसी मुझे बताते थे, असलियत ही बताते थे, वो डराते तो नहीं थे, पर मैं डरती थी उन चीज़ों से। कोई नहीं, उसी दौरान मेरी बेटी मेरे घर में आई और चलती रही ऐसी ज़िंदगी, थोड़ी थोड़ी दुखों में, परेशानियों में चलती रही। उसके बाद फिर मेरी बेटी पैदा हुई। मेरी बेटी पैदा हो गई, फिर मेरी सास वास आई, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मम्मी, वो छोटे छोटे शीशियों में आती थी चीज़, वो ड्रग्स, तो मैं उन्होंने दिखाया। मैंने कहा ये ऐसी, ये पता नहीं क्या करते हैं इसमें, क्या चीज़ है। तो मेरी सास बहुत चालाक किस्म की थी, तो मुझसे कहने लगी नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये है वो है, कुछ नहीं होगा। मुझे बहका दिया उन्होंने। मैं भी चुप हो गई, अब मैं क्या करूँ। परेशान रहने लगी मैं, क्योंकि वो तो जो कमाते थे वो ड्रग्स में पी जाते थे। परेशान मतलब इतना कि मुझे रोटी के भी लाले पड़ जाते थे, कि नहीं मिलता था कभी कभी खाना। क्यों, भूख से तो मैं निकल के आई थी, जिस घर में मैं पैदा हुई पली बढ़ी, जहाँ वहाँ भी तो मुझे भूख की मार पड़ती थी, और यहाँ भी मुझे फिर वो रोटी की भूख की मार पड़ने लगी।
एक दिन खा लिया तो दूसरे दिन की फ़िक्र, और दूसरे दिन खा लिया तो तीसरे दिन की फ़िक्र, और रोती थी कि अल्लाह कैसी मेरी तकदीर तूने बना दी है। चलती रही ज़िंदगी, चलती रही ऐसी। जब देखा कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बेटी भी पैदा हो गई और मेरे पास रोटियों के लाले पड़ने लगे, मैं पकाना भी नहीं होता था। फिर मैंने अड़ोसी से बोला कि कोई काम हो तो। एक मेरे पड़ोस में एक बाजी रहती थी जो कि बेवा थी बेचारी, वो भी तो वो काम करने जाती थी, तो मुझे नहीं पता था वो कहाँ जाती। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बाजी आप कहाँ जाती हो? तो उन्होंने बोला मैं खेतों में काम करने जाती हूँ। तो मैंने मजबूरी में, बहुत मजबूर होकर मैंने उनको बोला कि बाजी मुझे भी ले जाया करो। तो कह रही ठीक है, फिर बच्चा कहाँ छोड़ोगी? तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि छोटी वाली बहन को मेरे पास भेज दो, तो ये बच्चा संभाल लेगी, तो मैं कुछ काम कर लूँगी बाहर, जिससे मेरे 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। मेरी मम्मी ने मेरी छोटी बहन को भेज दिया। मेरी बहन को घर छोड़ती थी मैं, और उसको, बेटी को छोड़ के, और मैं खेतों में काम करने चली जाती, जो कि वहाँ मूली वगैरह उखेड़ने का, गाजर वगैरह का काम होता था, वो करती। सारा दिन मैं वो काम करती थी सर्दी में, और शाम को फिर वो गट्ठर बांध के ट्रक के ऊपर रखने पड़ते थे। 10 रुपये रोज़ मिलते थे वहाँ से, वो ट्रक के ऊपर रखने पड़ते थे। तो वो जो बाजी थी वो बेचारी बहुत अच्छी थी, गांव की थी, वो सब चीज़ ये जानती थी, खेती बाड़ी मैं तो नहीं जानती थी। तो वो कहने लगी कि बेटा तू ये कर लो ये, और जब ये तुम्हारा ट्रक पे रखने की बारी आएगी तो मैं रख दूँगी। तो वो बेचारी मेरे हिस्से अपने भी रखती थी, और मेरे हिस्से के भी, वो जो गठरी बनती है वो मेरी भी रखती थी। काफ़ी टाइम तक मैं करती रही ऐसी। चलती रही ज़िंदगी मेरी ऐसी। 10 रुपये आ जाते थे, साग सब्जी आ जाती थी, उसमें मैं बच्ची का दूध वगैरह और वो करके मैं कर देती। मकान का किराया चढ़ जाता था 6-6 7-7 महीना, मकान मालिक आके बेइज्जतियाँ करता था। बड़ी परेशान रहती थी मैं, जब बहुत दुखी हो गई। और फिर उनके वो ये बात, नशे में इंसान मार पीट ये वो करने लगे, तो मैं छोड़ के चली गई थी फिर अपने घर। मैंने अपनी अम्मी से बोला, मैंने कहा मुझसे अब नहीं सहन होता, मैंने बहुत सहन कर लिया, अब नहीं होता मुझसे अब सहन, बहुत परेशान हूँ मैं वहाँ पे, मुझसे नहीं रहा जाता। एक तो परेशान, दूसरे परदेश और किराए का मकान, बहुत परेशान हूँ। कोई नहीं, मैं 1 साल रही वहाँ पे। उसके बाद फिर इसके पापा ले आए मुझे, कहने लगे अब नहीं करूँगा, ये है, परेशान नहीं करूँगा, सही से रखूँगा, ये करके मेरी अम्मी ने भेज दिया मुझे। थोड़े दिन ही मुझे आए हुए थे कि मेरे पापा का इंतकाल हो गया, जो मेरे दूसरे अब्बा थे, उनका इंतकाल हो गया। मैं फिर गाँव चली गई। गाँव गई मैं, फिर वहाँ 5-6 महीने रही मैं। उसके बाद फिर जब देखा मेरी अपनी मम्मी के हालात कि मेरे भाई बहन भी छोटे हैं, और यहाँ कोई काम है ना धंधा है, और मेरी मम्मी यहाँ अकेली हैं, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। तो दिल्ली का तो मुझे पता था कि यहाँ के काम वाम करके इंसान अपनी ज़िंदगी काट सकता है, इतनी तो मुझे समझ और सब जान गई थी कि यहाँ पे इंसान मेहनत करके अपना पेट पाल सकता है। मैं अपनी मम्मी को अपने साथ लिया यहाँ से। मेरी मम्मी आ गई, मेरे भाई बहन आ गए, सब अपने कामों पे लग गए। किराए के मकान पे हम रहते थे, कामों पे लग गए। तो मेरी मम्मी के पास कुछ पैसे थे, तो मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड से कहा कि मेरे पास कुछ पैसे, अगर यहाँ पे सुना है कि जुग्गियाँ मिलती हैं तो एक मुझे जुग्गी दिला दो, जो किराए के मकान से मैं बच जाऊँगी। तो वहाँ मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे नेहरू स्टेडियम में एक जुग्गी मेरी मम्मी को दिला दी, जो कि काफ़ी बड़ी थी। उसमें रहे हम। तो मेरी मम्मी ने फिर उन एक जुग्गी में से बीच में से एक दीवार बना के आधी मुझे दे दी, और आधी में वो खुद अपने बच्चों को लेके रहती थी। हम रहते रहे साथ ही, क्योंकि वो भी अकेली पहली बार दिल्ली आई थी, तो वो घबराती थी। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, घबराओ मत। फिर मेरी बहनें काम करने जाती थी, तो मैं उनके साथ में ही जाती थी। एयरपोर्ट में काम करते थे हम, सेवा नगर में। वहाँ से हम उस्मानपुर से हम यहाँ आ गए नेहरू स्टेडियम। तो यहाँ से फिर हम सेवा नगर एयरपोर्ट में, मैं मेरी बहन, हम बहुत दिन तक हमने काम करा। आगे मेरी एक ही बेटी थी, आगे मेरे बच्चे भी नहीं हुए। फिर चलती रही। मेरी छोटी बहन की शादी हो गई, हरियाणा के लड़के थे, वो बहुत अच्छे थे, मौलाना थे, उनसे शादी हुई मेरी बहन की। मेरी बहन की भी 2-3 बच्चे हो गए। तीसरी बहन की शादी मैंने अपने देवर से कर दी, मेरा देवर अच्छा था, मैंने उससे कर दी। अब रह गई एक छोटी बहन मेरी, और मेरे भाई थे छोटे। तो बस यही था। अब उसके बाद मेरे बेटा नहीं हुआ, तो मेरे दिल में भी बड़ी ये रहती थी कि मेरे पास लड़का नहीं है। मेरी बेटी भी रोती थी लड़के के लिए। जो मुझसे छोटी बहन की शादी हुई थी, तो उनके 3 बेटियां हो गई थी, एक बेटा हो गया था। तो फिर जब चौथा बच्चा उसके पेट में रहा, तो मेरा बहनोई कहने लगे बाजी ये बच्चा जो भी होगा मैं तुम्हें दे दूँगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही बेटी है और बेटा नहीं है। तो मैंने मना भी करा उसको, मैंने कहा नहीं। मेरा देवर ने भी कहा कि मेरे देवर के बेटा हो गया, तो मेरे देवर ने कहा ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगी। फिर मेरे जो दूसरी नंबर की बहन के जो हरियाणा वाले थे, उनके लड़का पैदा हुआ,
तो उन्होंने अपना जो दूसरा लड़का हुआ वो मुझे दे दिया और मैंने ले लिया। फिर जब वो बहुत ज़िद करे और मेरे दुखों को समझते थे तो मुझे उन्होंने वो लड़का मुझे दे दिया। मैंने बड़े प्यार से उसे पाला पोसा और दुख सुख जो भी ज़िंदगी में आया वो मैं सब ने अकेली मैंने फेस करा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी उस टाइम इंतकाल हो चुका था। पहले मेरा ससुर का इंतकाल हुआ, फिर मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ, फिर मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ। तो हम जो थे, मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया, थोड़े दिन के बाद एक्सीडेंट हो गया तो ख़त्म हो गए थे। एक तो मैं अकेली हो गई, दूसरे फिर मैंने एक बच्चा भी गोद ले लिया, तीसरे मेरी बेटी भी छोटी थी और भाई बहनों की भी जिम्मेदारियां थी। तो मैं आपको नहीं बता सकती कि कितनी बड़ी मेरे ऊपर बोझ आ गया था। तो मैं ये सोचती थी कि मैं इसको किस तरीके से निभाऊंगी। बच्चा तो मैंने ले लिया, हस्बैंड के सामने ले लिया था मैंने, उसके बाद वो ख़त्म हो गए थे। बच्चा तो मैंने ले लिया, लेकिन इसको मैं पालूंगी कैसे? मेरे दिल में ये, उधर मेरा बहनोई ने मुझे बच्चा दिया था वो भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि उनको बहुत दिन से बीमार चल रहे थे, उनको टीवी थी, तो वो भी मुझे बेटा देने के 40 दिन बाद ख़त्म हो गया। और बेटा लेने के मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल के बाद मेरा हस्बैंड भी ख़त्म हो गया था। अब आप समझ सकते हैं कि एक अकेली औरत के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, जो कि मेरे सास ससुराल से कोई मेरा सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। मेरी बहन का तो ससुराल से बहुत सपोर्ट था, उसको ससुराल वालों ने बहुत सपोर्ट किया। बस मैं क्या बताऊँ आपको, काम करा, दिन भर मेरे बहन संभालती थी, रात को आन के मैं संभालती थी और अपना काम भी करती थी। चलती रही ज़िंदगी ऐसी, काम भी करती रही, बच्चे भी पालती रही, काम भी करती रही, बच्चे भी पालती रही। लास्ट में माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए, शादी भी हो गई बच्चों की, बेटी की भी कर दी, बेटे की भी कर दी। बड़ी मुसीबतों का सामना करके बस अब लास्ट जो मैं बताने का, सुनाने का आपको मकसद था, वो ये था कि मुझे ज़िंदगी में कोई चीज़ भी जो है वो सॉलिड नहीं मिली, सब उधार की मिली। पैदा हुई तो अपने बाप को नहीं देखा, मेरे पैदा होने के पहले ही वो मुझसे जुदा हो गए। पैदा हुई, जिस घर में गई वो मुझे मिले, प्यार तो किया उन्होंने, पर वो मेरी मेहनत और मज़दूरी जो उनके साथ में मिल के सब कुछ करती थी, वो प्यार किया या नफ़रत की, जो भी की वो मैं नहीं कहना चाहती। पर वो रिश्ता भी मुझे उधार का मिला। एक सौतेला टैग लगा मेरे ऊपर, एक साथ के आईवी का टैग लगा, जो आज तक भी लगा हुआ है, वो मिटा नहीं मेरे ऊपर से। सौतेली का, साथ की आई का। शौहर मिला मुझे, तो वो भी ऐसा मिला कि ना मुझे रोटी, ना मेरा घर, ना मेरा बार। वो ज़िंदगी भी मेरी ऐसी कटी लावारसियों की तरह, और मैंने काटी है, क्योंकि अपनी माँ को देख चुकी थी मैं दूसरे घर जाके क्या परेशानियाँ होती है। वो मैंने कसम खाई थी कि मैं दूसरे घर नहीं जाऊँगी, जो भी होगा मैं यहीं पे काटूँगी। शौहर के मरने के बाद भी मैंने यही कसम खाई थी, बच्चे छोटे थे मेरे दोनों, कि ना दूसरे घर नहीं जाऊँगी। मेहनत मजदूरी, कूड़ा उठा लूँगी, किसी की झाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगा लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, पर मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि अपनी माँ को तड़पते हुए देखा मैंने। मेरी माँ किस हाल में जी है सौतेलों के साथ में मैंने देखा था। जलती हुई लकड़ियों से मेरी माँ ने मारे खाई हो, मैंने देखा था। भूख से प्यास से रही है मेरी माँ, वो मैंने फेस किया है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं वो चीज़ मेरे बच्चे फेस करें जो मैं करके आई हूँ। वो रिश्ता भी मुझे वही मिला, उधार का रिश्ता। शौहर मिला मुझे, वो भी ऐसे मिला, और अल्लाह ने औलाद दी तो बेटी दे के वहीं पे रोक दी। बेटा लिया तो वो भी अब दूसरे का ही कहलाता है। पाला पोसा मैंने, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया, अपनी जवानी कुर्बान की कि मेरे 2 बच्चे हैं। आज उसके जो फैमिली वाले हैं, माँ है जो मेरी बहन ही है, बहन का ही बेटा है वो, उसके जो बहनोई हैं, उसके जो रिश्ते हैं, वो सब ये कहते मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा साला है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा साला है। कोई ये नहीं कहता कि ये हमारी खाला का बेटा है, ये मेरी बहन का बेटा है। तो आज भी मुझे वो रिश्ता उधार में मिला है, जो कि मैं बड़ी तड़प तड़प के जी रही हूँ। मैं ये बस यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, अल्लाह पाक किसी के साथ। बस मेरी लाइफ की यही कहानी है कि उधार के रिश्तों में फंसी एक औरत।